नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक 12th की बायोलॉजी की बात करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं। ये सब दोस्तों किताब का जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। विषय सूची हमारा आ गया। देखते हैं। इकाई 6 है, यानी कि पहले 11th में हमारी इकाई 5 तक पढ़नी है। उसके बाद इकाई 6 है। 6 में क्या है? जनन। तो हमारा 12th का बुक स्टार्ट होता है यहाँ से। अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड अध्याय में है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। थर्ड में है मानव जनन। फोर्थ में है जनन स्वास्थ्य। अब इकाई 7 में देखते हैं क्या है। अनुवांशिकी तथा विकास। अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अध्याय 6 में पढ़ना है आपको वंशागति के आणविक आधार। अध्याय 7 में विकास। इकाई 8 में अब क्या को देखना है? मानव कल्याण में जीवन विज्ञान। मानव कल्याण में जीवन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको? अध्याय 8 में मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखते हैं इकाई 9 आ गया आपका जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपका अध्याय 11 में पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। अध्याय 12 में पढ़ना है आपको जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। इकाई 10 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी में है आपका पढ़ना अध्याय 13 है जीव और समष्टियाँ। अध्याय 14 है पारितंत्र। अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। अध्याय 16 में आपको पढ़ना है पर्यावरण के मुद्दे, यानी आपको 12 में टोटल 16 चैप्टर पढ़नी है दोस्तों। तो 16 चैप्टर है। अब अगला वीडियो में मैं हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो डालूंगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, यानी जीवों में प्रजनन, जीवों में जनन, अध्याय 1। तो दोस्तों ये रहा मेरा पहला चैप्टर अध्याय 1 यानी जीवों में जनन। तो हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या पढ़ना है? कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं और कब होते। तो हम कुछ बात कर लेते हैं प्रजनन के बारे में। परिचय, इसके परिचय कर लेते हैं। जैसा कि आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। और हम आपको अपना नोट्स देंगे और ये एनसीईआरटी वाला खुद से पढ़ लेना दोस्तों। और इसमें हमने कुछ निकाला है पॉइंट्स है जो हमने नोट डाउन किया है अपने नोटबुक में। तो उसे मैं इसके से आपको दिखा देता हूँ और पढ़ कर बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नोटबुक जो हमने नोट डाउन किया है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रजनन के बारे में। परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों प्रजनन के बारे में परिचय में है क्या? प्रत्येक जीव अपने ही जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं ताकि उनकी जाति और उनका वंश इस प्रकार कायम रहे। जीवों का ही लक्षण प्राकृतिक लक्षण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें बात है कि जीवों अपना रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, यानी जनन क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है कि वो अपने जाति को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, यानी वो अपना वजूद रखने के लिए पृथ्वी पर वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जीवन काल। जीवन काल किसे कहते हैं? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। तो द लाइफ स्पैन कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बात कर लेते हैं जीवों के, मतलब विभिन्न जीव, निम्न प्रकार के जीव और उसके जीवन काल के। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि तितली का जीवन काल है 1 से 2 वीक, कुत्ता का जीवन काल है 20 से 25 ईयर्स, कौवा का जीवन काल है 15 साल, तोता का जीवन काल है 140। और आगे देखते हैं
क्या। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पीपल का है कितना लाइफ स्पैन, 2000 वर्ष, बरगद का 200 वर्ष, कछुआ का 150 से 200 वर्ष, धान गेहूं का 4 से 5 मंथ, घोड़ा का 60 वर्ष, हाथी का 65 से 90 वर्ष, और मई मक्खी का 1 दिन। तो दोस्तों अब इसमें देख लेंगे कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से हमारे प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। तो हम लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो बताया, प्रत्येक जीव केवल एक कुछ निश्चित समय तक जीवित रह सकता है। जीवन के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक यह काल उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। तो दोस्तों हमने ये पहले ही बता दिया है, हम अपने नोटबुक में देखा, हम अपने नोट कॉपी में देखा है। उसके बाद देखिए आप क्या है, ये हाथी है, ये इसका हमने जीवन काल बता दिया है, कुत्ता का बता दिया, तितली का बता दिया, पैरोट का यानी सुग्गा ये सब का बता दिया, मगरमच्छ का बता दिया, बरगद का ये सब का बता दिया हमने दोस्तों। और आगे देखते हैं जीवों में जनन। तो हमने बताया कि जीवों में जनन 2 प्रकार से होते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में आपका क्या दिया हुआ है, जीवों में जनन। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। संतति मतलब उसका जो बच्चा होता है उसे संतति बोलते हैं दोस्तों। तो संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 अनुवांशिकी और विविधता के सिद्धांत में अध्याय करेंगे कि किस प्रकार अनुवांशिकी विविधता जनन के दौरान सुसज्जित एवं वंशागत होती है। यानी आप देख सकते हैं कि जनन कितने प्रकार के हमने अपने नोटबुक में दिखाया कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो हम देखते हैं अलैंगिक जनन में हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है दोस्तों। अलैंगिक जनन में इस विधि में एक जीव यानी वन ऑर्गेनिज्म संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी एक ही जीव में फीमेल और मेल दोनों ही इसमें मौजूद रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप को जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। यानी दोस्तों की अलैंगिक प्रजनन में जो प्रजनन करेंगे वो उसी के जैसा सेम वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों अनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। तो आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के माध्यम पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। परजीव तथा एक केंद्रीय जीव इसका उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है दोस्तों, देख लेते हैं। प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका में 2 विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। अब इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका 2 भाग में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करती है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कैसे हमारे जनन करता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये पहले मदर थी, ये इसमें जनन करने के बाद इसका डॉटर हुआ। ये देखिए विखंडन कैसे हुआ, ये हम मुगलन कर रहा है, आप देख सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन इसका संरचना दिया हुआ है। कैरिडियोमोनारा मोनास में अलैंगिक चल जीवाणु, पेरिसिलियम की कोनिडिया, हाइड्रा में कलिका। देखिए ये हाइड्रा है आपका दोस्तों, इसमें कलिका निकल रही है। स्पंजमम सैम्प्यूल। तो दोस्तों हम अपने नोटबुक में देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद मैं फिर से एनसीईआरटी को आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे नोटबुक में अलैंगिक प्रजनन में हमने क्या लिखा है, यह प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें नए नर और मादा की पहचान नहीं होती। इसमें नर और मादा की आप पहचान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कोई एक ही जीव प्रजनन की क्रिया में भाग लेती है। इसमें सिंपल एक जीव रहेगा जो भाग लेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यह इंग्लिश लिखा हुआ है। इट इज़ द मेथड ऑफ
मेल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल और फीमेल मेंबर्स एनी सिंगल इंडिविजुअल। तो हम देख लेते हैं दोस्तों अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ही अलैंगिक प्रजनन 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका फ्यूज़न यानी विखंडन फ्यूज़न, यानी दूसरा फिर है खंडन फॉर्मेशन, थर्ड में है मुकुलन यानी बडिंग, फोर्थ में है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और हमारा 5वां है स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन को देख लेते हैं हम दोस्तों। ये रहा हमारा 5वां स्पोरुलेशन। तो दोस्तों हम बारी बारी से सबको पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्या था, विखंडन यानी फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या है देखते हैं। यदि कोई एक कोशिकीय जीव खुद को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांट ले और सभी टुकड़े एक नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करें, तब यह विखंडन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। यानी दोस्तों इसमें जो मदर ऑर्गेनिज्म रहेगा इसमें 2 भागों में बढ़ जाएगा और सभी भाग बंटकर अपने अपने नए नए जीवन व्यतीत करेंगे अपने तरीके से। तो विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हम देख लेते हैं विखंडन क्या क्या है। एक द्वि विखंडन है बाइनरी फ्यूजन, एक बहु विखंडन है मल्टी फ्यूजन। तो हम इसमें भी देख लेते हैं द्वि विखंडन और बहु विखंडन क्या है। द्वि विखंडन, यदि कोई एक कोशिकीय जीव खुद को 2 टुकड़ों में बांट ले और दोनों ही टुकड़े एक नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे, तब यह द्वि विखंडन कहलाता है। यानी दोस्तों द्वि विखंडन हो गया, कोई मदर सेल रहेगा, मदर ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बंटने के बाद अपना जीवन खुद व्यतीत करेगा अपने तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, ये सब है इसके उदाहरण। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन, यदि कोई एक कोशिकीय जीव खुद को 2 से अधिक टुकड़ों में बांट ले और सभी टुकड़े नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करें, तब यह बहुविखंडन कहलाता है। जैसे एंटी अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि इसके उदाहरण है। आप देख सकते हो दोस्तों ये सिंगल है, उसके बाद ये फर्टिलाइज करके बहुत सब में बढ़ गया है, ये देख सकते हो आप। अब हमारे आता है सेकंड नंबर खंडन। खंडन क्या है हम देखते हैं। खंडन इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन हमें कहा, इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन हाइड्रा ईस्ट नामक जीव में होता है, जिसमें उनके शरीर का कोई भी टुकड़ा उचित माहौल और वातावरण में पाकर पूर्ण शरीर में परिवर्तित हो जाता है और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, जिसे खंडन कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर मुकुलन। मुकुलन इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा और ईस्ट नामक जीव में होता है, जिसमें यह होता है कि इन जीवों के शरीर पर एक कणिका जैसी रचना होती है जिसे बूड कहते हैं। फिर यही बूड धीरे धीरे पूर्ण शरीर में वृद्धि करता है। ये मुख्य रूप से शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये पूरा पेड़ है, उसके बाद ये बूड निकला है, उसके बाद ये बूड कटकर ये पूर्ण अलग शरीर अपना बना लिया है। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन उन पौधे में होते हैं जिसमें पुष्प और फलन या तो विलंब होता है या फिर होता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उन पौधों के शरीर का ही कोई अंग नए पौधे की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दोस्तों गुलाब, आलू, हल्दी, अदरक, सहजन इत्यादि। तो दोस्तों गुलाब का भी इसमें कली लगता है, इससे आप कली लगा कर रोपेंगे तो नया गुलाब बन जाता है दोस्तों। तो आलू का भी आलू रोपते हैं तो उसका बीज रोपा जाता है, हल्दी का भी बीज रोपा जाता है दोस्तों, अदरक का भी, और सहजन का वो डंठल होता है, डंठल को उसका रोप दिया जाता है तो नया पौधा बन जाता है दोस्तों। अब कुछ इसमें नोट पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं। आलू के बीज पदार्थ को कंद कहते हैं। आलू के जो पदार्थ होता है खाने का जो उसको कंद बोलते हैं दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं अपने एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ दोस्तों। ये देखो दोस्तों आलू है, आलू के आँख हैं अंकुरशल आँख जिसको कलिका बोलते हैं। उसके बाद ये है आपका हल्दी का पौधा,
हल्दी का क्या बोलता है, बीज है। ये हल्दी देख सकते हो दोस्तों, इसमें भी कलिका निकली हुई है, परवसंधि है, अपस्थांतरिक मूल है। आप देख सकते हो और भी पौधे दिए हुए हैं, इसमें पुष्पीय पौधे भी आ जाते हैं। अदरक का प्रकंद, आलू की आँख है, ये सब है दोस्तों। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष लैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जो स्पोर्स है, जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, कलिका, हाइड्रा जिसको बोलते हैं दोस्तों, तथा जैम्यूल ये होते हैं। आप देख सकते हैं, जब जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरीय प्रकंद, ये सब पढ़ लेना दोस्तों अपने खुद। और हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन की बात कर लेते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है दोस्तों? तो लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटोद का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि लैंगिक जनन के लिए इसमें दो ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है, जिसमें मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है, तभी वो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य को ही ले लें तो इसमें अलग अलग लिंग होते हैं, एक फीमेल एक मेल होते हैं दोस्तों। और जितना भी पक्षी है और सभी जानवर इसमें आ जाते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण हैं। तो सिंपल से इसमें इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स देख लें। मैंने आपको अपना नोट्स दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा एक छूट गया था अलैंगिक प्रजनन में स्पोरुलेशन। अलैंगिक प्रजनन का एक भाग है स्पोरुलेशन। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन कवक समूह के जीव में होते हैं, जिसमें मुख्य शरीर से ढेर सारे तंतुरूपी धागे जैसी रचना निकालती है, जिसे स्पोर्स कहते हैं। यदि स्पोर्स मुख्य शरीर से अलग होकर पूर्ण शरीर में वृद्धि करता है एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है, तो दोस्तों वो स्पोरुलेशन तक था हमारा अलैंगिक प्रजनन। अब देख लेते हैं हम लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन यह प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा दो सदस्यों का होना जरूरी है। इसमें दोस्तों लैंगिक प्रजनन में मादा और नर का होना ज़रूरी है। इसमें दो अलग अलग शरीर में नर और मादा होते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि कितने अवस्था में हमारा लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में हमारा क्या क्या होता है वो देख लेते हैं आज। तो लैंगिक प्रजनन हमारी 3 अवस्थाएं में पूर्ण होती है। पहला निषेचन पूर्ण अवस्था, जिसको प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं दोस्तों। दूसरा होता है निषेचन की अवस्था यानी फर्टिलाइजेशन स्टेज। थर्ड होता है निषेचन पश्चात अवस्था यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो हम दोस्तों ये सबको बारी बारी से हम देखते हैं क्या है। ये मेरा फर्स्ट था निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था में क्या है वो देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत इस अवस्था में लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं और मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में यह क्षमता जीवन के जिस अवस्था में आता है वह अवस्था किशोरावस्था कहलाता है दोस्तों। हमारी किशोरावस्था 11 से 15 के बीच में शुरू हो जाती, यानी हमारा दोस्तों 11 साल से स्टार्ट होता है और 18 साल के बीच में हमारे क्या अवस्था रहता है, यानी किशोरावस्था बोलते हैं, जिसमें हमारा जो भी ऑर्गन रहता है वो विकसित करता है दोस्तों। 18 वर्ष तक आते आते हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है वो पूरी तरीके से हमारा
पूरी तरीके से हमारा बन चुका होता है। तो हम देखते हैं 11 से 15 वर्ष की उम्र में आता है। हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों की आधी संख्या युग्मकों में पाई जाती है। युग्मक कहने का मतलब यहाँ नर और मादा का जो युग्मक रहता है, नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवरी, एग में मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें एग में 23 होता है और पुरुष स्पर्म में 23 होता है युग्मक। अब देख लेते हैं दोस्तों निषेचन की पूर्वावस्था। निषेचन पूर्वावस्था क्या है? यदि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर एक नई रचना जायगोट बना ले तो यह निषेचन कहलाता है। और इंग्लिश में लिखवा दो दोस्तों, इफ मेल गैमेट्स स्पर्म सेल एंड फीमेल गैमेट्स एग सेल फ्यूज टुगेदर इन ए न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जायगोट। तो हमारा दोस्तों निषेचन है यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं दोस्तों बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है। बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यदि निषेचन की क्रिया इसमें जायगोट बनने की प्रक्रिया होती है जो शरीर के बाहर होती है, तब यह बाह्य निषेचन कहलाता है दोस्तों। जैसे मेढक में सितारा मछली, जेलीफिश इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, इफ फर्टिलाइजेशन इज आउट ऑफ द बॉडी और जायगोट फॉर्मेशन एज टू बी एक्सटर्नल देन इट कॉल्ड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल देख लिया हमने ऊपर भी, फ्रॉग है, स्टारफिश है, जेलीफिश है, ईटीसी। आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है दोस्तों? यदि निषेचन की क्रिया जीव शरीर के भीतर हो और जायगोट निर्माण उसके आंतरिक अंगों में हो तब इसे आंतरिक निषेचन कहलाते हैं। एग्जाम्पल सभी स्तनधारी प्राणी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, इफ फर्टिलाइजेशन इज इनटू द बॉडी और जायगोट फॉर्मेशन इज बी इन इंटरनल देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है ऑल मैमल्स ETCR। हमें यह मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या युग्मकों की तुलना में दुगनी होती है, जिसे द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों 3rd नंबर में क्या था हमारा, निषेचन पश्चात अवस्था यानी निषेचन करने के बाद की अवस्था। इसमें क्या होता है, जायगोट बन जाने यानी निषेचन के बाद जायगोट किसी विशेष अंग में स्थापित होता है और भ्रूण के रूप में विकसित होता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब यह भ्रूण धीरे धीरे भिन्न भिन्न अंगों के साथ वृद्धि करते हुए संपूर्ण शरीर के रूप में विकसित होता है और एक निश्चित समय आने पर नए जीव दुनिया में जन्म लेता है। नए जीवन को जन्म लेने के 2 तरीके हैं दोस्तों। ये क्या 2 तरीका है हम देख लेते हैं, आपको भी दिखा देता हूँ। ये हमारा रहा 2 तरीके से किस तरह जन्म लेते हैं, अंड प्रजनक और सजीव प्रजक। अंड प्रजक क्या है, ओवरीवोरस। यदि किसी जीव में भ्रूण का विकास या नए जीव की उत्पत्ति अंडे के रूप में हो तो वह अंड प्रजक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया पक्षी, मेढक, ये सब दोस्तों। और सभी पक्षी जो अंडा देती है वो अंड प्रजक के उदाहरण है। और दूसरा हमारा हो गया सजीव प्रजक, जो विविपोरस कहलाता है। यदि किसी जीव में भ्रूण का विकास या नए जीव की उत्पत्ति सजीव शरीर के रूप में हो तब यह सजीव प्रजक कहलाता है। इसमें सभी स्तनधारी प्राणी आते हैं दोस्तों। एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए, जितना भी दूध देने वाला प्राणी है वो सजीव प्रजक कहलाता है, वो बच्चा को जन्म देता है, और जितना भी अंड देता है वो दूध नहीं दे सकता दोस्तों। तो अब हम NCERT में देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, यानी जो हमारा नोट पॉइंट हमने आपको दिखाया अपना कॉपी में दोस्तों, वही सब है। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हैं
जनन प्रावस्था के दौरान अपरस्तानी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रित तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीत आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रित परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेटो बंदर एप्स मनुष्य में यह ऋतुस्राव यानी जिसे पीरियड कहते हैं दोस्तों। अधिकांश स्तनधारी विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्र का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजक कहते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इस कारण इन्हें सतत प्रजक कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो दिखाया था वही सब है और कोई कुछ इसमें ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो आप ले सकते हैं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं देख लेते हैं दोस्तों। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से वृद्धि लैंगिक जनन से समृद्ध रचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अथवा युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया था कि फर्टिलाइजेशन के 3 स्टेज हैं, जो 3 स्टेज इसमें भी दिया हुआ है, निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात अवस्था। तो निषेचन पूर्व अवस्था ने आपको दिखा ही दिया था, तो देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है, जिससे निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन जिसे गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर है। अब दूसरा युग्मक जनन क्या है इसे देख लेते हैं दोस्तों। युग्मक जनन, जैसे कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकार अलैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिक रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमनु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड तथा डिंब कहते हैं। जीवों में लैंगिकता दोस्तों देख लेते हैं। जीवों में लैंगिकता क्या है। सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान 2 विभिन्न समष्टियां युग्मकों के युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा ये सब दिया हुआ है दोस्तों, ये वह लिंग आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, वही जो हमने आपको बताया दोस्तों वही सब दिया हुआ है। ये दिया हुआ है अंग इसके। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ दोस्तों इसका अंग दिया हुआ है, कहाँ से रिप्रोडक्शन करता है, वो रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं ब्रिशन है। ये इसका उदाहरण दिया पेड़ों में किस प्रकार से करता है, तो देख सकते हैं। इसमें जीव का नाम है अर्धसूत्र, युग्मकों के गुणसूत्र दिया हुआ है दोस्तों। इधर दिया हुआ है गुणसूत्रों की संख्या 2n, यानी टोटल गुणसूत्र कितना है क्रोमोसोम, और इसमें जोड़ा में दिया हुआ है क्रोमोसोम की संख्या। तो मनुष्य में 46 है जो 23 जोड़े में पाए जाते हैं दोस्तों। घरेलू मक्खी में 12 अर्धगुणसूत्र है जिसको 24 बोल सकते हैं। कुत्ता में 78 है। ये सब दिया हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं। सेब का है, मक्का का है, आलू का है, तितली का है, प्याज का है, सब देख सकते हो दोस्तों। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी विषम युग्मों की प्रजातियों में युग्मक प्राय 2 प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। यह हमने आपको बता दिया था दोस्तों। अब देखते हैं आगे गुणित पादप काय होते हैं, क्या है इसमें।
बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादप काय होते हैं दोस्तों। और वे जीव जिनका संबंध ट्रियोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है उनके जन्म के काय द्विगुणित होता है। ये सब दोस्तों हमने बता दिया था। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन दो जो न्यूनकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणितकारी अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुण सूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है आप देख सकते हैं। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन निषेचन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा में जल की माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रजाति में भिन्न भिन्न तरीके से स्थानांतरण होता है। तो आप देख सकते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन क्या है दोस्तों ये देख लेते हैं। लैंगिक जन्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभव युग्मक का युग्मन है। वह प्रक्रिया युग्मक संलयन साइनगैमी कहलाती है जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये दूसरे के पूरक हैं। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है दोस्तों देख लेते हैं। अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियाँ और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये सब दोस्तों हमने देख लिया था। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन यह सब हमने देख लिया। निषेचन के पश्चात अवस्था हम लोग देखा, युग्मनज हमने देख लिया। इसमें सब हम लोगों ने पढ़ लिया है दोस्तों। हम अपनी नोट कॉपी में दिखा दिया था। तो इसमें सारांश है दोस्तों, आप जो पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं। इस अभ्यास का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाकर हम आप लोग को दे सकते हैं दोस्तों। ये आपका रहा क्वेश्चन। आपको यदि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।